स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। मेड विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। जी हाँ, काफी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से बनाया हुआ है वीडियो है, तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। योर 1 लाइक एंड सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट द एंटायर टीम। आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5, दैट इज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनिए कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो सिलेबस है ईटीएम का वो आज कंप्लीट हो जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के बीच में या फिर जब भी टॉपिक आ रहा है तभी तभी बता रहा हूं तो आप वो मिस कर देंगे। तो मिस ना कीजिए एंड वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एंड में या फिर हो सकता है कि वीडियो के बीच में एनी टाइम मैं आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन है या फिर आप समझो कि इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज या फिर गुड न्यूज आपको दे सकता हूं। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री क्या है फार्म मैकेनाइजेशन का, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज यूनिक इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ओवर 250 डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया डैश इन इंडिया इज अ यूनिक इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द आंसर इज एग्रीकल्चर। और 250 डिफरेंट क्रॉप्स, तो कितने क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, आंसर इज 250 डिफरेंट क्रॉप्स। अनलाइक 25 to 30 crops grown in many of the developed nations of the world, India is the largest producer of tractors in the world। अभी ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ऑफिशियली बोर्ड में ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछा गया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो चेक कीजिए। तो आंसर इज इंडिया। इंडिया हैज इमर्ज एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कंटिन्यूज टू फोर्ज अहेड इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया हैज इमर्ज एज अ डैश of food grains and continues to forge ahead in the world। तो आंसर इज नेट एक्सपोर्टर, ठीक है। In 1951 when the country was in the formative years after centuries of colonial rule, 8635 tractors in use। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन डैश, तो आंसर इज 1951, और कॉलोनियल रूल के टाइम कितने ट्रैक्टर यूज में से, तो आंसर इज 8635। क्लियर। प्रोडक्शन ऑफ द ट्रैक्टर्स कमेंस ड्यूरिंग 1961 से लेकर 1962, टर्निंग आउट 880 ऑफ देम। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कौन से साल में या फिर कितना नंबर्स, ठीक है। द फिगर वाज पिक्ड आउट टू ओवर 262,000 इन 1999 से लेकर 2000। क्लियर। तो क्वांटम ऑफ पावर अवेलेबल फॉर द फार्मिंग सेक्टर रोज फ्रॉम 45.29 मिलियन किलोवाट इन 1971 से लेकर 1972 टू ओवर 170 मिलियन किलोवाट इन 2000 से 2001। तो ये भी ध्यान में रखें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर इंटेंसिटी ऑन द इंडियन फार्म इंक्रीज फ्रॉम 0.2 किलोवाट पर हेक्टर, तो उसका सिंबल है HA, टू 1.30 किलोवाट पर हेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेट क्रॉप्ड एरिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं कि पावर इंटेंसिटी कितना है, तो डेट इज 0.2 किलोवाट पर हेक्टर से लेके 1.30 किलोवाट पर हेक्टर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, the state of the Punjab has the highest average farm power intensity of 3.5 kilowatt per hectare and also has the highest productivity level। So which state, the state of dash, तो that is Punjab। क्लियर। तो ये याद रखो, उसके साथ ये भी इंटेंसिटी भी कितना है वो याद रखो। पावर फॉर ट्रैक्शन दैट इज ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स इंक्रीज फ्रॉम 8.46 से लेके 32.85%। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड होगा उस पे ही मैं फोकस करूंगा, नीड टू वरी एट ऑल। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, पावर फॉर ट्रैक्शन डैश इंक्रीज फ्रॉम डैश, तो आंसर इज ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स। तो कहां से इंक्रीज हुआ, 8.46% से लेके 32.85%। द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रिलाई ऑन ड्राफ्ट एनिमल्स फॉर फील्ड ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो बेस्ड। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डैश farmers rely on draft animals for field operation, transport and cargo processing। तो आंसर इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऐसा कि द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रिले ऑन ड्राफ्ट एनिमल्स फॉर डैश,
तो पहला ऑप्शन होगा फील्ड ऑपरेशंस, सेकंड ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन होगा आर्गो प्रोसेसिंग और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द एरिया अंडर द कमांड ऑफ ड्राफ्ट एनिमल इज अबाउट 57%। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, द एक्सटेंट ऑफ एरिया अंडर द कमांड ऑफ ड्राफ्ट एनिमल इज अबाउट -%। द आंसर इज 57%। ठीक है, फार्मर्स हैव आल्सो एडॉप्टेड स्प्रिंकलर्स एंड डीप इरिगेशन सिस्टम्स इन कमर्शियल क्रॉप। तो फार्मर जो है उन्होंने भी स्प्रिंकलर्स एंड डीप इरिगेशन सिस्टम एडॉप्ट किए कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहिए फार्मर्स को, बिकॉज वो अपने अन्नदाता है। क्लियर, द ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट यूज फॉर द फार्मर्स इंक्लूड। तो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कौन से हैं, सूपा, चलनी, चाकिया, तो ये सब नाम है वो आप देख लो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंडिया रिसीव्स अबाउट 5x1015 किलोवाट्स पर आवर सोलर एनर्जी। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पर ईयर कितना सोलर एनर्जी रिसीव करता है, तो इतना रिसीव करता है, विच कैन प्रॉफिटेबली बी यूटिलाइज फॉर ओवर 200 डेज इन अ ईयर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो प्रॉफिटेबली कितना एक दिन यूज कर सकते हैं एक साल में, तो आंसर है 200 डेज। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस हैज एनकरेज देयर यूज फॉर वाटर पंपिंग एंड लाइटनिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द अवेबिलिटी ऑफ डैश डिवाइस हैज एनकरेज देयर यूज फॉर वाटर पंपिंग एंड लाइटिंग। द आंसर इज सोलर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। क्लियर, अब नीड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो जरूरत क्या है, ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसके अंदर जरूरत है। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट ओनली एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका नीड हो गया कि वो फूड का सिक्योरिटी तो देता ही है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है फॉर सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सोर्स है एक एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 17.4% टू द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2016 से 17। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डैश टू द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ईयर 2016 तो 17.4%। ठीक है, फिर ये तो हमें सबको पता है कि ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन फ्लक्चुएटिंग। ऑलमोस्ट सारा सेक्टर का लॉकडाउन की वजह से फ्लक्चुएटिंग हो रहा ही है, फ्लक्चुएशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ effective use of agriculture machinery helps to increase productivity and production of output and enables the farmer to quickly rotate crops on the same land। अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो रहा है कि अगर इफेक्टिव यूज करेंगे एग्रीकल्चर के मशीनरी को तो उससे हमको क्या हेल्प मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ प्रोडक्शन का आउटपुट भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो भी फार्मर जो मेहनत कर रहा है तो उसको सेम लैंड पे फटाक से वो दूसरे क्रॉप भी लगा सकता है। क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, क्लियर, तो क्वेश्चन आ सकता है कि डैश ऑल्सो हेल्प्स इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। तो आंसर इज मैकेनाइजेशन। क्लियर, फार्म मैकेनाइजेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बराबर, वो सिर्फ ऑप्टिमलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता है, बट उसके साथ साथ एडिशन क्या करता है, हेल्प्स फार्मर टू सेव वैल्यूएबल टाइम एंड आल्सो रिड्यूस एनर्जी, बराबर, तो वो टाइम भी बचाता है, जो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया स्टैंड्स एट अबाउट 40 से 45%। तो क्वेश्चन अगर पूछना हो तो ये भी आ सकता है कि लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया स्टैंड्स एट अबाउट -%, तो 40 से लेके 45%। क्लियर, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फार्म मैकेनाइजेशन एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू डैश फार्म मैकेनाइजेशन एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। सबको 4 सर्वे दे देंगे तो याद रखो इकोनॉमिक सर्वे। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट हैज पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू 30% एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अप टू 20%। तो ये 30 एंड 20 का रेशो याद रखो। Indian tractor industries have emerged as the largest in the world and account for about 1/3 of total global tractor production। तो ये आपने इंडिया के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है क्योंकि इंडियन ट्रैक्टर का इंडस्ट्री है वो इमर्ज एज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ऐसे ही हम अच्छा काम करेंगे तो अपने देश का अच्छा नाम जरूर होगा। ठीक है, अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल ट्रैक्टर प्रोडक्शन। तो अकाउंट फॉर डैश
of the total global tractor production? The answer is 1/3. Clear? According to the World Bank estimates, half of the Indian population will be urban by the year 2050. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू डैश एस्टिमेट्स half of the Indian population would be urban by the year 2050. तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. ठीक है, अभी एक टेबल है, क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन यहाँ पे दिए और ये परसेंटेज जो ऑपरेशन में मैकेनाइज्ड है. क्लियर? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पढ़ के आपको बताता हूँ, सॉइल वर्किंग एंड सीड बीट प्रिपरेशन, बराबर. तो आंसर इज 40%. तो वैसे ये आप एक बार इसको देख के जाओ कि अगर एग्जाम में आ गया कितने क्या परसेंट, इसको एक बार देख लो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, तो सिलेबस में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दिया है, तो क्यों कुछ भी छोड़ने का जो इंपॉर्टेंट हो, आधा मार्क भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? अब क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्म मैकेनाइजेशन. तो अभी इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहले नीड हो गया, अब इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है. मोस्ट ग्रेन एंड सीड क्रॉप्स आर नाउ हार्वेस्टेड विद कंबाइंड हार्वेस्टर्स थ्रेशर्स कॉमनली नोन एज कंबाइंड. तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, मोस्ट ग्रेन्स एंड सीड क्रॉप्स आर नाउ हार्वेस्टेड विद कंबाइंड हार्वेस्टर थ्रेशर्स कॉमनली नोन एज. आंसर इज कंबाइंड. यहाँ पे कंबाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, इसके लिए कंबाइंड. क्लियर? अब यहाँ पे एनिमल ड्रॉन इंप्रूव्ड इंप्लीमेंट्स, तो उसका क्या है, मोर देन 80% फार्मर डिपेंड अपॉन एनिमल ड्रॉन इंप्लीमेंट्स. मतलब जो भी एनिमल के साथ जो भी इंप्लीमेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके फिर कितने परसेंट डिपेंड है, तो 80% फार्मर डिपेंड है. क्लियर? अभी ट्रैक्टर एंड मैचिंग इंप्लीमेंट, तो ट्रैक्टर के साथ साथ क्या क्या इंप्लीमेंट अपन कर सकते हैं. तो ट्रैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट मशीन यूज फॉर फार्म मैकेनाइजेशन. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट मशीन यूज फॉर फार्म मैकेनाइजेशन. तो आंसर इज ट्रैक्टर. अब अबाउट 10% ऑफ द कंट्री आर कवर्ड बाय ट्रैक्टर ऑपरेटेड इंप्लीमेंट. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अबाउट डैश परसेंट एरिया ऑफ द कंट्री आर कवर्ड बाय ट्रैक्टर ऑपरेटेड इंप्लीमेंट. तो आंसर इज 10%. क्लियर? ट्रैक्टर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 9,000 टू लेके अबाउ कितना 1.04 मिलियन ड्यूरिंग लास्ट 40 years. द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस ट्रैक्टर्स स्टार्टेड इन इंडिया इन 1961. तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कब स्टार्ट हुआ, तो 1961 आंसर है. अब फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर इन इंडिया कौन है, तो आइचर लिमिटेड. तो ये भी आप याद रखो. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. तो कहाँ पे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का फैसिलिटीज थे, तो एमपी में कहाँ पे, सेंट्रल रीजन में, हरियाणा में कहाँ पे, नॉर्थर्न रीजन में, एपी में कहाँ पे, साउथर्न रीजन में. तो ये आप नाम जो है वो याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर आ सकता है. ठीक है, अब क्या है, सजेशंस फॉर फार्म मैकेनाइजेशन. तो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सजेशन क्या क्या है, इसमें अच्छा लगता है नहीं, इंजीनियर का नाम आ गया तो क्या लिखा है, देखो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक्सटेंशन एजुकेशन विंग is required to be established on sound footing to keep the farmers up to date on various aspects of application of engineering to agriculture. मतलब क्या है कि जो भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो है वो काफी सपोर्ट करता है फार्मर को अप टू डेट रहने के लिए. ठीक है, ताकि उनको जो भी गाइडेंस हो, जो भी उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो, जो भी स्टेप्स हो, जो भी इंप्रूवमेंट हो, वो फार्मर को अप टू डेट देते रहते, ताकि उनसे उनको फायदा हो और कम से कम टाइम में उनका काम हो और उनको हार्डवर्क भी कम हो. ठीक है, दिस इज वेरी गुड. कस्टम हायरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी एनकरेज इन रूरल एरिया. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रूरल एरियाज में क्या एनकरेज होना चाहिए, तो वो है कस्टम हायरिंग. ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट है फार्म का ट्रैक्टर, वी ऑल नो. अभी क्या लिखा है, ट्रैक्टर इज अ सेल्फ प्रोपल्ड पावर यूनिट having wheels or tracks for operating agricultural implements and machines including trailers. तो सेल्फ प्रोपल्ड का मतलब क्या है कि वो खुद के पावर से चलने वाला. ठीक है, तो वो क्या है, वो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है और वो ट्रेलर को कैरी करते हैं. तो ये डायग्राम देख के आपको शायद हंसना है, तो हंसना ही चाहिए क्योंकि मुझे भी हंसना आया था और हंसना सेहत के लिए अच्छा है. ठीक है, तो ये अपना ट्रैक्टर है, तो ये ट्रैक्टर के पीछे जो भी कैरी करेगा, दिस इज नोन एज ट्रेलर. तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है, तो फॉर अ कॉन्सेप्ट ट्रेलर क्या है वो हमको पता चल गया. नेक्स्ट क्या है, ट्रैक्टर इंजन इज यूज्ड एज अ प्राइम मूवर फॉर एक्टिव टूल्स एंड स्टेशनरी फार्म मशीनरी थ्रू द पावर टेक ऑफ शाफ्ट और बेल्ट पुल्ली. तो इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है कि पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है. तो पीटीओ का फुल फॉर्म है पावर टेक ऑफ शाफ्ट.
क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो एज अ प्राइम मूवर यूज होता है, जिसमें एक्टिव टूल्स एंड स्टेशनरी फार्म के जो मशीनरी रहेंगे वो क्या होगा, वो हम थ्रू यूज करते, किसके यूज, तो है पावर टेक ऑफ शाफ्ट। क्लियर। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर, तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड है, स्ट्रक्चरल बेस्ड। तो ट्रैक्टर पे क्लासिफिकेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि वो किस पे बेस्ड है, तो ये स्ट्रक्चरल डिजाइन पे बेस्ड है। तो व्हील ट्रैक्टर, तो इसमें फोर व्हील एवरीवन नो। फिर क्राउलर ट्रैक्टर, तो उसको क्या है, इज ऑल्सो नोन एज ट्रैक टाइप ट्रैक्टर और चेन टाइप ट्रैक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्राउलर ट्रैक्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, ऑप्शन बी चेन टाइप ट्रैक्टर, ऑप्शन थ्री बोथ ए एंड बी, ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। क्लियर। तो ऐसे ध्यान में रखो। फिर वॉकिंग ट्रैक्टर या फिर पावर टीलर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वॉकिंग ट्रैक्टर इज ऑल्सो नोन एज पावर टीलर, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो अभी पर्पस के हिसाब से, तो क्या है, जनरल पर्पस, रॉ क्रॉप, फिर स्पेशल पर्पस, तो ये याद रखो। अब ये ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स है, तो ये कंपोनेंट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट ये वेरी सिंपल है। आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है वो उसको याद कर लो। दैट इज आईसी इंजन, क्लच, ट्रांसमिशन, गियर, डिफरेंशियल यूनिट, फाइनल ड्राइव, रियर व्हील, फ्रंट व्हील, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक कंट्रोल एंड हिच, जो भी रहेगा, ठीक है। इसको सिर्फ एक बार देख के जाओ। क्लियर। हाँ, एएन से याद आ गया कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर काफी लेक्चर्स वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बना चुके, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन तौर पे वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। क्लच का प्लेलिस्ट है, पूरा गियरबॉक्स का है, सब कुछ है, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। क्लियर। फिर अभी सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर को सिलेक्शन किस तरह करना है, तो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसा लैंड होल्डिंग है, क्रॉप का पैटर्न क्या है, सॉइल का कंडीशन कैसा है, क्लाइमेट का कंडीशन कैसा है, रिपेयरिंग फैसिलिटीज वहां पे कुछ अवेलेबल है कि नहीं, उसका रनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसके साथ साथ इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू कितना आएगा, फिर टेस्ट रिपोर्ट क्या आता है टेस्टिंग स्टेशन से। तो ये सारे पैरामीटर्स है सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। फिर अभी क्या है, हिचिंग सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स, तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स में भी ट्रेल टाइप या फिर सेमी माउंटेड टाइप या फिर माउंटेड टाइप। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स में भी, ऑप्शन ए ट्रेल टाइप, ऑप्शन बी सेमी माउंटेड, ऑप्शन सी माउंटेड टाइप, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अब ट्रेलिंग टाइप इम्प्लीमेंट क्या है, जो ऑलरेडी हमने कर चुके, क्या, इट इज वन दैट इज पुल्ड एंड गाइडेड फ्रॉम द सिंगल हिच पॉइंट बट इट्स वेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द ट्रैक्टर। तो अभी हमने ट्रेलर का देखा कि एक ट्रैक्टर है, उसके पीछे एक ट्रेलर है, तो वही वही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सेमी माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या है, कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द ट्रैक्टर स्टीयरिंग यूनिट बट इट्स वेट इज पार्टली सपोर्टेड बाय द ट्रैक्टर। मतलब जो ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग यूनिट रहेगा उससे डायरेक्टली वो कंट्रोल होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो वेट है वो आधा ही सपोर्ट करता है ट्रैक्टर और आधा वो खुद लेता है। ये डिफरेंस है सेमी माउंटेड में। तो याद कैसे रखने का, सेमी मतलब आधा, तो आधा वेट। क्लियर। अब माउंटेड टाइप इंप्लीमेंट, तो माउंटेड टाइप इंप्लीमेंट में क्या है, कंट्रोल डायरेक्टली बाय द ट्रैक्टर स्टीयरिंग व्हील, मतलब ये दोनों का कंट्रोल सेम है, बट डिफरेंस क्या है, द इंप्लीमेंट इज कैरिड फुल्ली बाय द ट्रैक्टर व्हेन आउट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे पार्शियली लेता है, तो यहाँ पे फुल्ली लेता है, तो ये फर्क है ये दोनों में, ठीक है। अब क्या है, पावर टिलर्स, तो पावर टिलर्स क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पावर टिलर्स ऑन लार्ज स्केल, तो डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पावर टिलर्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड कुछ भी हो सकता है, तो अपने को जापानी दिमाग में याद रखना है कि पावर टिलर्स आ गया तो जापान है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टिलर्स केम इन द वर्ल्ड इन द ईयर 1920, तो अपने को क्या याद रखना है, जापान फर्स्ट कंट्री था और पावर टिलर दुनिया में कभी आया, 1920। क्लियर। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज हैंड ट्रैक्टर और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पावर टिलर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए हैंड ट्रैक्टर, ऑप्शन बी वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस। तो आंसर रहेगा बोथ ऑफ दिस, को याद रखो। तो अभी क्या हो रहा है, पावर टिलर एक्चुअली है क्या, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल एंड इट्स कंट्रोल फॉर फील्ड ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटर वॉकिंग बिहाइंड इट, मतलब जो भी ऑपरेटर रहेगा वो इसके पीछे चलेगा, उसको कंट्रोल जो भी करने का रहेगा तो उसके पीछे चलेगा, इसके लिए इसको बोलते हैं हैंड ट्रैक्टर या फिर वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, ठीक है।
क्लियर। अब क्या है, मे बी कॉल्ड एज अ सिंगल एक्सेल वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। तो इसके कितने नाम हो गए, हैंड ट्रैक्टर हो गया, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर हो गया, फिर क्या है सिंगल एक्सेल वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, तीन तीन नाम हो गए। अब इसकी क्या है, एवरेज साइज ऑफ द होल्डिंग इन इंडिया इज 2.5। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, पावर टिलर एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग इन इंडिया इज अबाउट, आंसर इज 2.5। तो ये रहा पावर टिलर, ठीक है। पिक्चर एकदम चकाचक है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ पावर टिलर क्या है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख लेने का, क्योंकि ये कुछ नया नहीं कर रहे, ऑटोमोबाइल इंजन में हम कर चुके हैं, इंजन, ट्रांसमिशन, गियर्स, क्लच, ब्रेक, रोटरी यूनिट, क्लियर। बट इंपॉर्टेंट ये है, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पावर टिलर्स आर फिटेड विद डीजल इंजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पावर टिलर्स आर फिटेड विद ऑप्शन ए डीजल इंजन, ऑप्शन 2 पेट्रोल इंजन, ऑप्शन 3 ये, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो अपने को कुछ लेना देना ही नहीं, अपने को मालूम है कि पावर टिलर आ गया मतलब वो डीजल इंजन है उसके अंदर, बात करता हूँ, क्लियर। सारे ऑप्शन पढ़ने के ही नहीं, आंसर ही पढ़ने का डायरेक्ट, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे क्यों कर रहे, क्वेश्चन पढ़ा कि आंसर फटाक से क्लिक होना चाहिए। नाउ टिलेज, तो टिलेज क्या है, इट इज अ मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बहुत अच्छी बात है, क्या हो रहा है कि एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है जो सॉइल को फेवरेबल कंडीशन रहेगा क्रॉप का अच्छे क्वालिटी से प्रोडक्शन होने के लिए, वो कंडीशन प्रोवाइड करता है। It consists of breaking the compact surface of the earth to a certain depth and loosens the soil mass so as to enable the roots of the crops to penetrate and spread into the soil. अभी ये आप पढ़ेंगे ना, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी मान लो कि अपने घर पे एक पौधा लेके आए, छोटा पौधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक पॉट में डालना है, तो हम क्या करेंगे, पॉट का सबसे पहले मट्टी रहेगा थोड़ा सा निकालेंगे, मट्टी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पौधा उसके अंदर डालेंगे, फिर पौधा डालने के बाद मट्टी ऊपर से डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि पौधा रहेगा उसको स्ट्रेंथ मिलेगा और उसके रूट है वो अच्छे से फैलेंगे और जो पौधा है वो हरा भरा रहेगा। तो वही बोल रहे हैं ना, क्या हो रहा है, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड कॉम्पैक्ट, मतलब क्या, थोड़ा सा मट्टी निकालेगा, फिर उसके अंदर थोड़ा सा लूजन करेगा, लूजन करने के बाद थोड़े से अंदर, ताकि रूट्स है वो प्रॉपर पेनिट्रेट हो, ताकि अच्छे से सॉइल में स्प्रेड हो। तो ये सिंपल वर्ड में बता दे कि कोई भी घर पे पौधा लेके आए और उसका जो भी प्रोसीजर करेंगे दैट इज नोन एज टिलेज, सिंपल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज क्या क्या है, तो सबसे पहले प्राइमरी टिलेज, तो क्या है, इट कंस्टिट्यूट्स द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन। अब जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वो अब इसमें कैसे फायदा होता है आपको अंडरस्टैंड करने में, आप ही देखें, ठीक है। तो प्राइमरी टिलेज क्या बोले, इट कंस्टिट्यूट्स द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन, इनिशियल है, इनिशियल इतना याद रखो। इट नॉर्मली डिजाइन टू रिड्यूस सॉइल स्ट्रेंथ, बरोबर है। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, इट नॉर्मली डेजिग्नेटेड टू रिड्यूस द सॉइल स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि पौधा अगर डालना है तो मट्टी तो थोड़ा हम निकालेंगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, सॉइल का स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए टेंशन लेने का नहीं, जो बोल रहा हूँ सिर्फ दिमाग में डालो, मोर देन सफिशिएंट। फिर क्या है सेकेंडरी टिलेज, तो सेकेंडरी टिलेज मतलब क्या, सीधा पौधा हमने क्या कर दिया, मट्टी हमने निकाल दिया, फिर हम क्या करेंगे, पौधा डालेंगे, खाना तो डालने वाले नहीं है, ठीक है, पौधा ही डालेंगे, तो वही सेकेंडरी हो गया। देखो सेकेंडरी टिलेज, प्लांटिंग आर सेकेंडरी टिलेज, समझ में आ गया। तो मट्टी निकाला वो प्राइमरी हो गया, पौधा डाला वो सेकेंडरी हो गया, क्लियर। अब देखो परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, अरे भाई हमको पता है, हमने बहुत बार पौधे डाले, ठीक है, तो वही बोल रहा है परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, क्लियर। सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ कंडीशनिंग द सॉइल टू मीट द डिफरेंट टिलेज ऑब्जेक्टिव टू द फार्म, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेकेंडरी टिलेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या, क्यों, क्योंकि कितने जने वो थोड़ा खाद भी डालेंगे, थोड़ा पानी भी डालेंगे और कुछ जो उनको नॉलेज रहेगा वो भी डालेंगे, क्यों, ताकि जो प्लांट का जो भी ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छे से होगा, एक टाइप का एडिक्टिव हम बोल सकते हैं, क्लियर। फिर क्या टाइप्स ऑफ टिलेज हमको याद रखने, तो कौन से मिनिमम है, स्ट्रिप है, रोटरी है, मुल्च है, कंबाइंड है, क्लियर, सिर्फ नाम याद रखो, बट ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन टूल, इंप्लीमेंट्स या फिर मशीन में डिफरेंस क्या है, तो टूल हमने सबको पता है कि इंडिविजुअल वर्किंग एलिमेंट है, ठीक है। इंप्लीमेंट भी हमको पता है कि इट इज इक्विपमेंट जनरली हैविंग नो ड्रिवन मूविंग पार्ट, इसके अंदर कोई भी ड्रिवन मूविंग पार्ट नहीं है। अब मशीन क्या कॉम्बिनेशन है, सवाल ही नहीं है, मशीन को क्या कुछ तो यूजफुल वर्क देना है ना, तो किसका तो कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड bodies having definite motions and capable of performing useful work। अब सेकेंडरी टिलेज के अंदर क्या क्या दिखते हैं, तो वो लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशन है, तो आ गया कि कौन सा टिलेज ऑपरेशन है जो लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशन है, तो दैट इज सेकेंडरी टिलेज, क्लियर। अब क्या है,
सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ कंडीशनिंग द सॉइल टू मीट द डिफरेंट टिलेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्म। ये तो हम अभी पढ़ा कि सेकेंडरी टिलेज क्या है कि वो एक कंडीशनिंग देता है सॉइल को, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। बट इंपॉर्टेंट ये, दिस ऑपरेशन कंज्यूम्स लेस पावर पर यूनिट एरिया कंपेयर टू द प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। अब यहाँ पे समझने का क्या है, ये लाइन ऐसा लिखा हुआ है बट इसका समझना एकदम इजी है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि इसका जो ऑपरेशन है वो टाइम कंज्यूम करता है, बरोबर ही है ना। अगर तुमको पौधा लगाना है तो तुमने एक खड्डा कर लिया, ठीक है, तो खड्डा करने में तो हार्डवर्क होगा और टाइम भी जाएगा। खड्डा अगर होगा तो पौधा डालने में कितना टाइम जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो लेस पावर करता है पर यूनिट एरिया कंपेयर टू द प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। क्लियर? तो आपको अपनी भाषा में समझ में आ गया कि प्राइमरी है वो ज्यादा टाइम लेता है, सेकेंडरी वो कम टाइम लेता है। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट में भी ट्रैक्टर ड्रॉन और बुलक ड्रॉन इंप्लीमेंट हो सकता है, ट्रैक्टर से भी हो सकता है, बुलक ड्रॉन भी हो सकता है। क्लियर? अब क्या क्या है इसके अंदर देखो, हैरो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। सिंपल पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा है और इसके पूछने के चांसेस है, नीचे डायग्राम भी दिए वो आपको मैं बताऊंगा। तो हैरो क्या है? हैरो इज अ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट दैट कट्स द सॉइल टू अ शैलो डेप्थ फॉर स्मूथनिंग द सॉइल। मतलब क्या है, वो सॉइल को कट करेगा, तो सेकेंडरी तो हमको पता ही है, तो सॉइल को वो कट करेगा स्मूथनिंग करने के लिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हैरो यूज्ड इन इंडिया सच एज डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो, एक्मे हैरो, पतेला, ट्रायंगुलर हैरो, ब्लेड हैरो, गुंटाका एंड रेसिप्रोकेटिंग पावर हैरो। ऐसे बहुत टाइप के नाम है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अभी डिस्क हैरो, तो डिस्क हैरो क्या है? डिस्क हैरो इज फाउंड वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डैश हैरो इज फाउंड वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड, तो आंसर है डिस्क हैरो। हार्ड ग्राउंड के लिए डिस्क हैरो याद रखो। क्लियर? फिर क्या है, एज द हैरो इज पुल्ड अहेड द डिस्क रोटेट्स ऑन द ग्राउंड। जैसे हैरो आगे खींचेंगे तो डिस्क है वो ग्राउंड पे रोटेट होगा, तो ग्राउंड पे रोटेट क्या होगा, तो मट्टी निकलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क अरेंजमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। तो डिस्क अरेंजमेंट के डिपेंड करने से दो टाइप में, एक सिंगल एक्टिंग, एक डबल एक्टिंग, ठीक है। तो ये रहा सारे फिगर्स, मैंने सैंपल अभी तक आपने देखा नहीं है तो वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, ठीक है। तो क्या है, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, तो ये आ रहा सिंगल एक्शन, ये आ रहा डबल एक्टिंग। अब समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार सिंगल एक्टिंग यहाँ पे एक ही है, सिंगल है, यहाँ पे डबल है, एक है, दो है, ठीक है। बट इसका कैसा परफॉर्म होता है वो भी देख लेते हैं। इन अ सिंगल हैरो विथ टू गैंग्स प्लेस्ड एंड टू एंड, तो यहाँ पे एक एंड, यहाँ पे दूसरा एंड, विच थ्रोज द सॉइल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट ऑब्वियसली ये ऐसे जाएगा तो सॉइल ऐसे आएगा, एवरीवन नोज। फिर क्या इंपॉर्टेंट क्या है, राइट साइड गैंग थ्रोज द सॉइल टुवर्ड्स द राइट, मतलब ये वाला राइट पे एंड लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड पे। क्लियर? अब ये सिंगल एक्टिंग था। अब डबल एक्टिंग, डबल एक्शन के लिए हम देखेंगे, बट फिगर में सबसे पहले देख लेते हैं। ये आगे वाला है और पीछे वाला है, यहाँ से भी एक्शन होएगा, यहाँ से भी एक्शन होएगा। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक एक रन में दो बार ऑटोमेटिक कर लेता है, क्योंकि ये पहले जाएगा, उसके पीछे ये लगा हुआ है तो ये भी जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम चला रहे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी करेगा और ये भी करेगा। ये आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये ऑफसेट है, आपको पता है, बाहर की साइड पे, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मोर क्लियर। चलो पढ़ते। डबल एक्शन डिस्क हैरो, तो क्या हो रहा है, द डिस्क हैरो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गैंग्स, अभी हमने देखा, इन विच अ सेट ऑफ वन और टू गैंग्स फॉलोज बिहाइंड द सेट ऑफ अदर वन और टू। तो अभी हमने देखा एक के पीछे एक है, अरेंज इन सच अ वे दैट द फ्रंट एंड द बैक गैंग्स थ्रो द सॉइल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो भी मैंने बताया। थर्स द एंटायर फील्ड इज वर्क ट्वाइस इन ईच ट्री, ये भी मैंने बताया। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि एक चांस में दो बार कैसे काम करता है। क्लियर? इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, और दो टाइप का हो सकता है, एक टेंडम हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है। क्लियर? तो टेंडम डिस्क हैरो एंड ऑफसेट डिस्क हैरो, तो ये रहा टेंडम, ये रहा ऑफसेट, ये अपने को कुछ काम का है नहीं, नाम काम का है, ठीक है। क्लियर? अब क्या है, स्पाइक टूथ हैरो, तो स्पाइक टूथ हैरो क्या है, इट इज अ हैरो विच पैक शेप टीथ ऑफ डायमंड क्रॉस सेक्शन इन अ रेक्टेंगुलर फेस। तो इसके अंदर पैक शेप टीथ रहेगा जो डायमंड क्रॉस सेक्शन जैसा हो सकता है। क्लियर? उसका फिगर दिखाऊंगा आपको। बट क्या हो रहा है, स्पाइक टूथ हैरोज मे बी ऑफ रिजिड टाइप एंड फ्लेक्सिबल टाइप, और रिजिड टाइप भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल टाइप भी हो सकता है। क्लियर? तो फिर डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा स्पाइक टूथ हैरो, तो दिख रहा है, टूथ मैंने मार्क किया, देखो सर्कल किया है, टूथ बार दिख रहा है। क्लियर? फिर क्या है, स्पाइक टूथ हैरो, तो अब क्या हो रहा है,
इट इज अ हैरो विथ टफ फ्लेक्सिबल टीथ, इसके अंदर टीथ है और काफी टफ है। सुटेबल टू वर्क इन हार्ड एंड स्टोनी सॉइल, तो टफ है तो क्यों टफ है, क्योंकि वो हार्ड एंड स्टोनी सॉइल रहेगा वहां पे वो यूज होता है। सिंपल। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डैश हैरो यूज इज और सुटेबल टू वर्क इन हार्ड एंड स्टोनी सॉइल, दैट इज स्प्रिंग टूथ हैरो। तो अभी देखो ये रहा स्प्रिंग, देखो किस तरह है, दिख रहा है, क्लियर। अब एक्मे हैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल में ये पूछा हुआ है, कौन सा भी एक हैरो तो पूछते ही, ये सैंपल में उन्होंने पूछा है तो एग्जाम में आने के चांसेस है, इसके लिए जरा भी स्किप ना कीजिए, ठीक है। तो क्या, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हैरो हैविंग कर्व्ड नाइफ, तो जिसमें कर्व्ड नाइफ रहेगा उसको बोलते हैं एक्मे हैरो, और उसको क्या भी बोल सकते हैं, कनाइफ हैरो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्मे हैरो इज आल्सो नोन एज डैश हैरो, दैट इज कनाइफ हैरो, और उसमें कर्व्ड नाइफ है। तो देख लेते, ये रहा एक्मे हैरो, देखो कर्व्ड है, सारा कर्व्ड है, देखो मैंने मार्क किया कर्व्ड है, ठीक है। अब क्या है, पतेला, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पटेला, जैसे आप प्रोनाउंस करो। तो क्या, इट इज अ वुडन प्लैंक यूज फॉर स्मूथनिंग द सॉइल एंड क्रशिंग द वीड्स, मतलब ये एक वुडन प्लैंक है जो सॉइल को स्मूथ करने के लिए और वीड्स रहेंगे उसको क्रश करने के लिए, ठीक है। विथ अ नंबर ऑफ कर्व्ड स्टील हुक्स, तो ये रहा वुडन प्लैंक और इसके अंदर कर्व्ड स्टील हुक्स है, देखो लिखा हुआ है हुक्स, ठीक है, स्टील हुक्स है, क्लियर। अब ट्राइंगुलर हैरो, तो ट्राइंगुलर हैरो देखो ट्राइंगुलर फ्रेम में लिखा हुआ है, इट इज अ स्पाइक टूथ हैरो हैविंग ट्राइंगुलर फ्रेम, तो ये रहा ट्राइंगुलर फ्रेम और इसके अंदर स्पाइक टूथ, क्लियर। ब्लेड हैरो, मतलब ब्लेड हैरो को हम क्या बोल सकते हैं, बखर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बखर इज ऑल्सो नोन एज डैश हैरो, तो दैट इज ब्लेड हैरो। तो एकदम टेंशन नहीं लेने का, अरे बखर कहां से आ गया, तो टेंशन नहीं लेने का, बखर मतलब ब्लेड हैरो, क्लियर। इसके लिए भाकरी वगैरह जो भी रहेगा, मस्त एग्जाम का, एग्जाम देने से पहले खाना वाना खा के एकदम बैठो, रिलैक्स मूड में बैठो कि जो हमने पढ़ा है वो हमको आने ही वाला है, तो ऐसा मन में एकदम मस्त अच्छा मूड बनाओ, रिलैक्स होके एग्जाम दो, सब अच्छा ही होगा। तो क्या है, ब्लेड हैरो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ब्लेड अटैच टू द बीम और फ्रेम, इट वर्क्स लाइक अ स्वीप। अभी घर घर पे हम जब भी झाड़ू निकालते हैं तो ठीक है, तो जिसके अंदर हम कलेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज स्वीप, तो उसके जैसा ही है ना, देखो ये रहा फ्रेम या फिर बीम, तो उसके ऊपर ये स्वीप लगा हुआ है, क्लियर, जो आगे आगे जैसे जाएगा तो कट करेगा, वही लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ब्लेड अटैच टू द बीम और फ्रेम, तो ये रहा बीम और ये रहा ब्लेड, ठीक है, क्लियर। अब गुणटाका, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लेड हैरो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डैश इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लेड हैरो, आंसर इज गुंटाका, इट इज यूज फॉर शेलो वर्किंग ऑफ सॉइल, तो क्वेश्चन आ गया, गुंटाका इज यूज फॉर डैश वर्किंग ऑफ सॉइल, तो शेलो, शेलो के लिए यूज होता है। अब क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पावर हैरो, तो क्या है, द पावर टिलर हैरो इज अ रियर माउंटेड रेसिप्रोकेटरी कोम्ब टाइप, ठीक है, तो ये रियर माउंटेड है रेसिप्रोकेटिंग हैरो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रेसिप्रोकेटिंग पावर हैरो इज डैश माउंटेड रेसिप्रोकेटरी कॉम्बो टाइप या फिर कोम्ब टाइप, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ये कौन से टाइप का है या कहां पे माउंट होता है, दैट इज रियर माउंटेड, क्लियर, तो ये रहा रियर माउंटेड। अब क्या है, बंड फॉर्मर, तो ये बंड फॉर्मर है ना, एकदम मस्त है, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम इजिली समझ में आएगा कि सर ने तो एकदम बंड फॉर्मर को एकदम जबरदस्त समझा दिया, क्यों नहीं समझाया, समझाएंगे, आपको भी समझेगा, क्या लिखा है, इट इज यूज फॉर मेकिंग बंड्स बाय कलेक्टिंग द सॉइल, अब क्या लिखा है, बंड्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड वाटर इन द सॉइल, मतलब ये रहा बंड फॉर्मर। अभी रेलवे ट्रैक पे भी आपने कई बार देखा होगा कि वहां पे मस्त डिजाइन वगैरह बना हुआ है और एक जगह पे पानी डालते हैं तो सब बाजू पानी जाता है, तो वो जो डिजाइन है ना उसको बोलते हैं बंड फॉर्मर, समझ में आ गया, क्लियर। अब एकदम मजा आ गया, समझ में आ गया, तो बंड क्या है, लिखा है ना, रिक्वायर्ड टू होल्ड वाटर इन द सॉइल, तो सॉइल में पानी होल्ड करेगा, दैट इज बंड फॉर्मर। तो आपको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप मार्क्स को होल्ड करना है, ठीक है, तो ये बंड फॉर्मर से याद रखो। रिडजर, तो रिडजर क्या है, रिक्वायर्ड फॉर सोइंग रो क्रॉप सीड्स एंड प्लांट्स, तो क्रॉप्स के क्रॉप सीड के या फिर प्लांट के जो भी सोइंग करना है तो वी यूज रिडजर। अब क्या, रिडजर इज ऑल्सो नोन एज रिडजिंग प्लोज एंड डबल मोल्ड बोर्ड प्लोज, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो। अभी क्या, सोइंग एंड इट्स इक्विपमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो क्या लिखा है, सोइंग एंड इट्स इक्विपमेंट, तो सबसे पहले सोइंग क्या है, तो सोइंग क्या है,
सीडिंग और सोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। मतलब सीड्स को डालना, प्लेस करना, दैट इज नोन एज सोइंग। तो एग्जाम में याद रखो सोइंग का मतलब क्या है। अ परफेक्ट सीडिंग गिव्स, मतलब परफेक्ट अगर सोइंग करेंगे तो क्या मिलेगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया। मतलब जितना एरिया है पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ सीडिंग डालना चाहिए, तो उससे अपने को परफेक्ट सीडिंग रहेगा तो वो अपने को पता चल जाएगा या फिर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। सोइंग के मेथड्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सरफेस ऑफ सीड बिड्स। मतलब एक रैंडम तरीके से सीड्स को डालना, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। अब नेक्स्ट क्या है, डिबलिंग। तो डिबलिंग क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड सीड्स इन द होल्स मेड इन द सीड बेड एंड कवरिंग देम। मतलब जो भी होल किए रहेंगे वो होल के अंदर वो सीड्स डालना और सीड डालने के बाद उसको कवर कर देना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो यूज करेंगे किसके लिए, डिबलिंग के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिबलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हैं डिबलिंग के लिए, तो आंसर इज डिबलर। क्लियर। और वो इंस्ट्रूमेंट वो कौन से शेप का है, तो वो कॉनिकल शेप का है, वो भी याद रखो। अब नेक्स्ट है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग कंसिस्ट ऑफ डोपिंग द सीड्स इन अ फरो लाइंस इन अ कंटिन्यूअस फ्लो एंड कवरिंग देम विद सॉइल। मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद उसके अंदर कंटिन्यूअस फ्लो में सीड जो रहेंगे वो डालते रहेंगे और उसको सॉइल से, मट्टी से उसको कवर कर देंगे। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर स्पेसिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये कौन सा ऐसा सोइंग मेथड है जो वेरी यूजफुल है इन अचीविंग प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर स्पेसिंग, तो आंसर इज ड्रिलिंग। क्लियर। अब क्या है, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लोज। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। क्या हो रहा है कि प्लोज कैन बी ड्रोन बाय अ डिवाइस नोन एज मेलोबोंजा। ठीक है, तो सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लोज के लिए डिवाइस क्या यूज करते, उसका नाम है मेलोबोंजा। अब क्या है, ट्रांसप्लांटिंग, हिल ड्रॉपिंग, हिल ड्रॉपिंग, इसको भी याद रखो, हिल ड्रॉपिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग क्या है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। तो ये इस पे से क्या याद आता है कि हमको कहीं भी हम बाहर जाएंगे तो हमको सेफ डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अभी कोरोना टाइम है। तो वही है, चेक रो प्लांटिंग क्या है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यूनिफॉर्म मेंटेन करेंगे। क्लियर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो स्प्रेयर्स, स्प्रेयर्स इज अ मशीन टू अप्लाई फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब कोरोना टाइम है तो कोरोना टाइम में भी आपने देखा रहेगा कि आपके सोसाइटी में या फिर आजू बाजू में एक आदमी आता है जो स्प्रे करता है सैनिटाइजर, तो वो क्या है, स्प्रेयर्स। तो वैसे ही क्रॉप्स पे भी स्प्रे करते, क्लियर, ड्रॉपलेट्स। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ स्प्रे, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है, हाई वॉल्यूम स्प्रे। तो इसका हाई वॉल्यूम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोर देन 4 लीटर स्प्रे पर हेक्टर। ठीक है, इसको लो वॉल्यूम स्प्रे, तो लो वॉल्यूम क्यों, किसके अंदर 5 to 400 लीटर्स है। और अल्ट्रा लो वॉल्यूम तो यूएलवी स्प्रे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया यूएलवी स्प्रे व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। तो वो लेस देन 5 लीटर्स स्प्रे पर हेक्टर, इसके लिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम। क्लियर। स्नैपसैक हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर। तो ये नाम इसका जबरदस्त है, बट वो क्या है मैं बताऊंगा तो आपको एक सेकंड में समझ में आएगा। स्नैपसैक हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, तो वो क्या है, फिट कंफर्टेबली ऑन द बैक ऑफ द ऑपरेटर, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 to 20 लीटर्स। तो सबसे पहले ये याद रख लो कि उसका टैंक का कैपेसिटी है 10 to 20 लीटर्स। अभी सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो अपने सोसाइटी में आदमी या फिर कोई भी XYZ एक पीछे एक बैकपैक की तरह लगा के स्प्रे छाट रहा है सैनिटाइजर, तो वो जो पीछे जो उसने लगाया है उसके बैक पे, दैट इज नोन एज स्नैपसैक हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर। तो उसको बोलते हैं, समझ में आ गया, मतलब सिंपल है, बैक ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर के पीछे लगा हुआ होता है। क्लियर। और उसके उसके टंकी का कैपेसिटी कितना है, 10 से 20 लीटर के आसपास हो सकता है। क्लियर ना, याद रखो। अब दूसरा क्या है, रॉकर स्प्रेयर, फुट और पैडल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर। ठीक है, तो पावर स्प्रेयर अभी हमने पढ़ा, मोटराइज स्नैपसैक स्प्रेयर। तो क्या है, स्प्रे लिक्विड्स इनफ्लोन आउट बाय द मींस ऑफ एन एयर करंट जनरेटेड इन द मशीन। तो इसके अंदर वो जो बाहर आता है, तो किसकी वजह से बाहर आता है, एयर करंट जनरेशन। तो ये एयर करंट जनरेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग
इक्विपमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग क्या है कि द ऑपरेशन ऑफ कटिंग, picking, plucking and digging or a combination of these operation for removing the crop from the ground or under the ground or above the ground or removing the useful part of the fruits from the plant। मतलब क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ। हार्वेस्टिंग क्या है कि अपने को जो भी फ्रूट जो पक गए या फिर जो क्रॉप तैयार हो गए तो उसको निकालना हो अच्छे से, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग, और उसको निकाल के उसको कलेक्ट करें। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया। हार्वेस्टिंग एक्शन कैन बी डन बाय द 4 वेज, 4 वे से हो सकता है। स्लाइसिंग एक्शन, शार्प टूल की मदद से, टीयरिंग एक्शन, ठीक है, फिर हाई वेलोसिटी सिंगल एलिमेंट इंपैक्ट विद शार्प और डल एज, मतलब इंपैक्ट देंगे, मतलब क्या, कोई भी पौधा है उसे निकालना है तो उसको थोड़ा सा उसको मारेंगे तो क्या होगा, वो हिलेगा और वहां से गिर जाएगा। फिर क्या, 2 एलिमेंट सीजर्स टाइप एक्शन, ये 4 हो सकते हैं, बट इसमें पहले 2 है, उसको मैनुअल हार्वेस्टिंग हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि मैनुअल हार्वेस्टिंग में कौन सा इंक्लूड है, तो स्लाइसिंग एक्शन एंड टीयरिंग एक्शन। क्लियर। अब इसके अंदर टर्म्स हार्वेस्टिंग के रिलेटेड कौन से, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फॉलोइंग आर द टर्म्स रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग, आइडेंटिफाई विच इज द राइट टर्म। तो इसके लिए आपको नाम याद रखना जरूरी है। तो क्या है, मोवर, रिपर, फिर रिपर, बाइंडर, स्वैथ, सिकल, ऐसे नाम, या जो भी हो नाम याद रखो। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंबाइन, इस पे क्वेश्चन 100% जो अपना सैंपल पेपर हमने किया उस पे आ चुका है, आप चेक कीजिए। तो क्या लिखा है, इट इज अ मशीन डिजाइंड फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स व्हाइल मूविंग थ्रू स्टैंडिंग क्रॉप्स। मतलब क्या हो रहा है, अभी कंबाइन आ गया ना, तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग, कलेक्टिंग, ये सारा हमने पढ़ चुके, और कंबाइन का भी हमने थोड़ा पढ़ चुके। तो कंबाइन जब भी आ गया ना, तो सब चीज एक साथ होगा ना, दैट इज बोलते हैं कंबाइन। तो एग्जाम में याद कर लो कि 2 चीज या फिर 2 से ज्यादा चीज आ गई तो उसको हम कंबाइन बोलेंगे। ठीक है। अब कंबाइन के मेन फंक्शंस क्या है, तो स्टैंडिंग क्रॉप को कट करना, उसको फीडिंग करना, फिर थ्रेशिंग करना, क्लीनिंग करना। अभी ये भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने कर लिया ना, तो ये जो उसके मेन फंक्शन है वो यही बता रहा है। देखो, हार्वेस्टिंग है, ठीक है, थ्रेशिंग है, फिर सेपरेटिंग, क्लीनिंग है, कलेक्टिंग है, समझ में आ गया। तो मतलब स्मार्ट स्टडी, तो ये तुमने इतना कर लिया ना कि कंबाइन के अंदर कौन से आते हैं, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो मेन फंक्शन है वो हो जाएगा। तो यही करो, इसको देख लो ताकि आइडिया है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके लिए बोलता हूं कि लेक्चर जरा भी स्किप ना कीजिए। अभी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्निक अप्लाई टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट फॉर इट प्रोटेक्शन, conservation, processing, packaging, distribution, marketing and utilization to meet the food and nutritional requirement of the people in the relation to their needs. Very important है। अभी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट का मतलब क्या, बाद में। तो हार्वेस्ट हो जाएगा तो वो एक क्या है, एक साइंस और एक टेक्निक है कि हार्वेस्ट, कलेक्ट सब कुछ कर लिया, फिर कलेक्ट करने के बाद जो भी अपना प्रोडक्ट बचेगा उसको हमें प्रोटेक्ट करना है ना, ताकि हम उसको हमारे जो जो कंज्यूमर है तब उसके तक हम पहुंचा सके। तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से कंजर्वेशन करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, प्रोसेस करने पर उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा ताकि वो डैमेज ना हो। फिर पैकेजिंग करने के बाद अपने जो कंज्यूमर है उसको पहुंचने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मार्केटिंग से याद आ गया, कितने स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपने चैनल पे कमेंट किया है कि सर हमें पता ही नहीं था आपका चैनल है, मुझे आज पता चला। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो और सब अच्छे मार्क्स से पास हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइजेशन टू मीट द फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल इन द रिलेशन टू देयर नीड। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि एक साइंस एंड टेक्निक है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, कंजर्वेशन भी करता है, प्रोसेस भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, मार्केटिंग भी करता है, यूटिलाइज करता है। क्यों, ताकि जो भी नीड्स रहेंगे कंज्यूमर के वो पूरे हो। अब ये सब चीज करने के लिए बड़ी टीम चाहिए। इन दिस प्रोसेस इट मस्ट बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी क्योंकि सारा काम एक जन से नहीं होगा। पॉवर्टी रिड्यूस होगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एंड स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ अदर रिलेटेड इकोनॉमिक सेक्टर, साथ साथ में अदर इकोनॉमिक सेक्टर उसका भी ग्रोथ वो बढ़ाएगा। ठीक है,
इसको याद रखो या फिर फुल फॉर्म याद रखो, आरटीसी मतलब रेडी टू कुक, आरटीई मतलब रेडी टू ईट, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलिमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन, ठीक है। तो कोल्ड चेन पढ़ने से पहले ये इसका फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, एनसीसीडी। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, द टास्क फोर्स ऑन कोल्ड चेन डेवलपमेंट इन इंडिया हैज सजेस्टेड इन इट्स रिपोर्ट टू एस्टैब्लिश अ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। मतलब कोल्ड चेन डेवलपमेंट ने सजेस्ट किया है कि रिपोर्ट एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, एनसीसीडी को। अब दूसरा क्या हो रहा है कि क्लोज कोलैबोरेशन करना है, ये दोनों का कोलैबोरेशन करना है, ताकि क्या होगा, टू रिड्यूस द वेस्ट, वेस्ट कम करना। तो उससे क्या हो जाएगा कि फार्मर को जो भी गेन्स है वो इंप्रूव होंगे, और उसके साथ साथ कंज्यूमर जो भी रहेगा उसको जो प्रोडक्ट चाहिए और जो चीज उसको टाइप के चाहिए वो उसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मिल जाएगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल्ड चेन वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग। मतलब जो भी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग होगा तो उसको रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड्स जो भी रहेंगे वो स्टैंडर्ड्स उनको प्रोवाइड करना कि ये इतना चीज में ये होना ही चाहिए। टू सजेस्ट इंडिकेटिव गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मतलब जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स रहेंगे तो उसको एक गाइडलाइन सजेशन दे ताकि वो उसका जो रिपोर्ट है वो अच्छे से तैयार कर सके। जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो एमएसबीटी ने आपको गाइडलाइंस दी है, ठीक है, सेम उस तरह। नेक्स्ट क्या है, टू असिस्ट एंड डेवलप आईटी बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी आईटी बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगी उसको असिस्ट करना और उसको डेवलप करना, जिस तरह वो उसका डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ता जाए। टू अंडरटेक एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो अंडरटेक करना और उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या हम अच्छा रिसर्च कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। टू अंडरटेक एंड कोऑर्डिनेट द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दिस इज एचआरडी। मतलब जो भी एचआरडी के लोग रहेंगे उसको भी इन्वॉल्व करना और उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। टू लॉन्च पब्लिसिटी कैंपेन्स टू एजुकेट द स्टेक होल्डर्स, मतलब क्या, एक कैंपेन जो लॉन्च करना पब्लिकली, तो उससे क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट भी होगा, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो रहेंगे उसको एक एजुकेशन भी मिलेगा, जो इन सारे मेहनत कर रहे हो सबको उनको एजुकेशन भी मिलेगा। जैसे कि मैं आपके लिए काफी सारा हार्डवर्क कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम काफी हार्डवर्क कर रही है आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने में, ठीक है। टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड चेन, मतलब जो भी डेवलपमेंट जैसे जैसे कोल्ड चेन का हो रहा है तो उसके साथ साथ जो भी उसके रिलेटेड पॉलिसीज रहेंगी वो पॉलिसीज को भी रिकमेंड करना ताकि उसका ग्रोथ और अच्छे से फास्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम ध्यान से देखिए, डायग्राम क्या दिखा रहा है, जीहैंस कोल्ड चेन। तो इसके अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जीहैंस कोल्ड चेन आ गया मतलब वो क्या है, ट्रैचिंग डेटा। क्या है, ट्रैचिंग डेटा। तो फर्स्ट क्या है कि वो फार्मिंग या फिर फीड प्लांटिंग कैसे हो रहा है, फिर बाद में डेटा प्रोसेसिंग या फिर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके साथ साथ क्या इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे या फिर पैकिंग हो रहा है, सेल हो रहा है, फिर वो वेयर हाउस में आएगा, वेयर हाउस में आने के बाद वो शॉपिंग मॉल में, छोटे छोटे मॉल्स में या फिर इंटरनेट पे आएंगे, फिर कंज्यूमर को फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएंस कोल्ड चेन मॉडल, तो ये याद रखो कि कोल्ड चेन में कौन सा मॉडल है, तो आंसर इज जीएंस। क्लियर। अब क्या है, इन इंडिया द कोल्ड चेन इज अप्लाइड सक्सेसफुली इन द डेयरी सप्लाई चेन फॉर फ्रोजन गुड लाइक आइसक्रीम एंड वेरियस मीट्स। तो इंडिया में कोल्ड चेन जो है वो सक्सेसफुली ज्यादा किस में, फ्रोजन गुड आइटम लाइक आइसक्रीम एंड वेरियस मीट। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान एनकैप। तो एग्जाम में फुल फॉर्म आ गया, एनकैप क्या है, तो नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन मेन स्टेप टू क्रिएट नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान, अ विजन डॉक्यूमेंट टू मीट द कंट्रीज रैपिडली ग्रोइंग कूलिंग नीड्स इन द क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर इन 2018। तो सबसे पहले 2018 एनकैप का फुल फॉर्म, ये दोनों याद रखो, और ये बनाने के पीछे मुद्दा क्या है वो भी याद रखो। क्या बोल रहा है, टू मीट द कंट्रीज रैपिडली ग्रोइंग कूलिंग नीड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एनकैप कभी हुआ था, तो 2018, और किसके लिए हुआ, टू मीट द कंट्रीज रैपिडली ग्रोइंग कूलिंग नीड्स। क्लियर। अब नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उसका फुल फॉर्म याद रखो, MOEFCC, तो फुल फॉर्म याद रखो,
इज डेवलपिंग एनकैप, क्यों डेवलप कर रहा है? दैट विल प्रोवाइड अ 20-year आउटलुक ऑन हाउ कूलिंग डिमांड इन इंडिया विल इवॉल्व एंड ग्रो एंड आउटलाइन स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन दैट प्रमोट सस्टेनेबल एंड स्मार्ट। मतलब क्या है, ये एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसके साथ मिलके एनकेप के साथ डेवलप हुई, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके साथ साथ वो क्या प्लानिंग कर रहा है, उसका एक्शन प्लान क्या है, कि अपने को पता चले कि आगे के जो 20 साल रहेंगे उसमें कैसी डिमांड रहेगी कूलिंग की, ठीक है, और उस कैसा वो उसका ग्राफ बढ़ रहा है या फिर उसका ग्राफ या फिर उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो अपने को एक जनरल आउटलाइन स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी ये एक्शन प्लान के हिसाब से, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनकेप एम्स टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल एंड स्मार्ट कूलिंग स्ट्रेटेजीज। तो इसका एम एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एनकेप का एम क्या है? ए डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन बी सस्टेनेबल, ऑप्शन 3 स्मार्ट कूलिंग स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, ये एम था, अब ये ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव टू द एनकेप इज फार रीचिंग and includes considerations ranging from thermal comfort, building design and standards and labeling for appliances। मतलब क्या है कि एनकेप का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रीच करना, फार रीचिंग। तो इसके लिए मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो एटलीस्ट एक जन को तो आप शेयर करो, चाहे वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो, ठीक है। तो इसका एनकेप का ऑब्जेक्टिव है फार रीचिंग, लंबे से लंबा उसको रीच करना और उसके अंदर सारे कंसिडरेशन इंक्लूड करना, जैसे कि थर्मल कंफर्ट है, बिल्डिंग डिजाइन है, स्टैंडर्ड्स है, उसके लेबलिंग है, अप्लायंसेस है, ठीक है। वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग एनर्जी पॉवर्टी, उसके साथ साथ उसको एनर्जी का पॉवर्टी भी कंसिडर करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस रहेंगे या फिर जो भी इंपैक्ट रहेगा एमिशंस का, कूलिंग को बढ़ाने से जो भी इनके इंपैक्ट होने वाला है, वो इंपैक्ट को भी उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मुझे खुशी होती है इन्फॉर्म करने के लिए कि वी एज अ स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब फैमिली, हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारे चैप्टर्स कंप्लीट आज हो गए एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स हमने कवर कर लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड है, एंड हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी हार्डवर्क हो रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का भला हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाए। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारा आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो फिर जरूर, और उसके साथ साथ में हमारी टीम कुछ सोच रही है अच्छा और आपके लिए करने के लिए। ईटीएम तो कंप्लीट हो गया है और आईएचपी भी कंप्लीट हो गया है, तो आपको इशारा समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो वी कैन मूव फर्दर एंड आपको काफी बेनिफिशियल होगा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। एंड आप ही सोचो कि कितना शॉर्ट टाइम में हम सारा एक साथ वीडियो लेके आए, तो काफी हार्डवर्क इसके अंदर लगा हुआ है। तो जरूर आप एक लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।